हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन। आज हम लोग टॉट्स में एक और एक्ट देखेंगे अलग से जो आपका आता है साथ में, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। वो जिसे आप कहेंगे उपभोक्ता संरक्षण कानून। उपभोक्ता संरक्षण कानून का मतलब है ऐसा कानून जो कि उपभोक्ता को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। ऐसा एक्ट जो कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। कंज्यूमर कौन है? हम सब लोग कंज्यूमर हैं। हम सब लोग कंज्यूम करते हैं थिंग्स को। हम लोग बाज़ार से कोई भी चीज़ जब खरीदते हैं, आप कुछ भी अपने घर के लिए खरीद कर लाते हैं। जैसे आपने अपने घर में फ़ैन खरीदा, कुछ भी, गैस स्टोव खरीदा, एसी खरीदा, आपने अपनी रिस्ट वॉच खरीदी, ये स्पैक्स हमने खरीदे, पहनने के लिए हमने कपड़े खरीदे। कुछ भी जब हम खरीदते हैं तो हम कंज्यूमर हैं हम। और कोई भी गुड्स को जब हम माल खरीदते हैं, जिसको माल कहेंगे हिंदी में, गुड्स कहेंगे हम उसे अंग्रेज़ी में, उसे हम कंज्यूम करते हैं तो हम कंज्यूमर हैं। हम उसका उपभोग करते हैं, हम उसे यूज़ करते हैं, इसलिए हम उसका कहते हैं कि हम उपभोग करते हैं, तो हम उसके उपभोक्ता हुए। तो हम जब भी कोई चीज़ कहीं से बाज़ार से खरीदते हैं और उससे यूज़ करते हैं तो हम उसका उपभोग करते हैं। तो जब उपभोग करने के लिए हम चीज़ खरीद कर लाए और उसमें कुछ भी आपको परेशानी हो जाती है, कोई वो डिफेक्ट निकल जाता है उसमें कुछ, आप जैसे कुछ भी ड्रेस खरीद कर लाए, उसमें कुछ डिफेक्ट है, वो फटा हुआ है, कटा हुआ है, या आपने फ़ैन खरीद कर लाए तो उसमें कुछ वो चल नहीं रहा है, उसमें कुछ परेशानी है आपको, तब आपको किस तरीके से एक उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है कानून के द्वारा, वो क्या कौन से वो सेक्शंस हैं जिनके आधार पर क्या वो कानून है, वो आज हम देखने जा रहे हैं। किस तरीके से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो हम देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करता है, जो मैंने आपको अभी बताया। तो आप जो हैं, जैसे आप कोई चीज़ खरीद कर लाए, या आप जैसे हम उपभोक्ता हैं, तो आप दो तरीके से, कोई भी व्यक्ति दो प्रकार से उपभोक्ता हो सकता है। अ पर्सन मे बी कंज्यूमर ऑफ, किस किस का हो सकता है? दो तरीके से आप उपभोक्ता हो सकते हैं। नंबर वन, आप हो सकते हैं माल के उपभोक्ता, और नंबर टू, आप हो सकते हैं सेवाओं के उपभोक्ता। माल का उपभोक्ता, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंग्लिश में सुनिए। अ पर्सन मे बी कंज्यूमर ऑफ, नंबर वन, गुड्स, कंज्यूमर ऑफ गुड्स नंबर वन, एंड नंबर टू कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज कैसे समझाती हूँ आपको। जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, कोई फ़ैन खरीदा, एसी खरीदा, बेड खरीदा, कपड़े खरीदे, तो आप माल के उपभोक्ता हैं। आपने गुड्स परचेज किए, कोई सामान आपने माल खरीदा, तो आप गुड्स के, माल के उपभोक्ता होंगे। लेकिन जब आपने क्या किया, व्हेन आई परचेज सम गुड्स आई मे बी द कंज्यूमर ऑफ गुड्स, बट व्हेन आई ओपन अ बैंक अकाउंट, जब मैंने बैंक में एक अकाउंट खोला, अपना एक खाता खोला, या फिर टेक एन इंश्योरेंस पॉलिसी, मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली, जैसे सब लोग लेते हैं, तो अगर कोई आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, या फिर गेट माई कार रिपेयर्ड, अगर मैंने कार को रिपेयर कराया, मेरी कार में कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने उसको रिपेयर कराया, और मैंने ट्रैवल किया कहीं पे, मैंने किसी जगह पे यात्रा की, या फिर मैंने किसी डॉक्टर से, मैं डॉक्टर के पास गई, उसकी सेवाएं ली, और या फिर मैं किसी लॉयर के पास, वकील के पास गई, तो मैंने उसकी सेवाएं ली, मैंने उससे मतलब लॉयर के पास गई और डॉक्टर के पास गई, तो मैं उन सेवाओं की उपभोक्ता कहलाऊंगी। देन आई कुड बी द कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। तो इस तरीके से आप दो प्रकार से उपभोक्ता होते हैं, या तो आप माल के उपभोक्ता होते हैं, या फिर आप सेवाओं के उपभोक्ता होते हैं। अगर आपने कुछ खरीदा तो आप माल के उपभोक्ता हैं, और अगर कुछ सेवाएं ली तो आप सेवाओं के उपभोक्ता होते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या करता है? वो आपको रेड्रेस दिलाता है। रेड्रेस दिलाने का मतलब होता है आपको वो राहत दिलाता है, अगर कोई भी चीज़ आपने जो खरीदी वो डिफेक्टिव हो जाती है, तो या फिर आपने जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड की गई उसमें कुछ डेफिशिएंसी है, उसमें कुछ कमी रह गई है, आपको आपकी कार रिपेयर की आपने, वो सही नहीं हुई, तो आप किसी होटल में खाना खाने गए और वहाँ पे आपको बुरा खाना खिला सर्व किया गया, कुछ अच्छा नहीं था वहाँ पे, कुछ उसके साथ आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आपको जो वो सेवाएं मिली उनसे आपको अगर कुछ
परेशानी हुई या उस सेवाओं में सर्विसेज में कुछ डेफिशिएंसी थी, कुछ कमी थी, तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत रेड्रेस या फिर राहत दिलाई जाती है। तो जिस तरीके से सिविल केसेस होते हैं बहुत लेंदी और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें पैसा भी खर्च होता है, बहुत टाइम भी लगता है, उनसे कॉन्ट्रेरी, उनसे उल्टा जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स होती हैं, जो अलग से सेटअप एक कोर्ट्स होती हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स जिनको कहा जाता है, उपभोक्ता संरक्षण कोर्ट कहा जाता है जिनको, तो वो बहुत ईजी गोइंग होती हैं। ईजी गोइंग का मतलब होता है कि उसमें 2002 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें थोड़ी सी लीनियंट सी फीस लगाई गई है, बट उससे पहले कोई कोर्ट फीस भी नहीं होती थी, आपको कोई कोर्ट फीस नहीं लगती थी और इसके लिए आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलता था। मतलब इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग नहीं होता है। एक आगे मैं जब आपको बताऊंगी तो कितना टाइम पीरियड में दे हैज़ टू मतलब उनको डिसाइड करना पड़ता है आपका केस, इसलिए इसमें बहुत टाइम भी कंज्यूमिंग नहीं होता, कॉन्ट्रेरी टू सिविल केसेस। सिविल केसेस में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत पैसा भी बहुत लगता है, बट ये बहुत जल्द आपको इसमें राहत मिलती है। आपको कोई कोर्ट फीस नहीं देनी होती थी 2002 से पहले, अब थोड़ी सी फीस लगी है अमेंडमेंट के बाद, 2002 के अमेंडमेंट के बाद। और इसमें अगर आप चाहें तो खुद की पैरवी खुद कर सकते हैं। आपको किसी भी वकील को, किसी भी लॉयर को, अपने एडवोकेट को अपने लिए मतलब उनको भी आपको अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं होती और आप खुद अपना केस खुद लड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी गोइंग कोर्ट्स हैं जिनके थ्रू एक उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान किया जाता है। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को निपटाने के लिए, कंज्यूमर के जो झगड़े होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, उनको निपटाने के लिए सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कुछ रेड्रेसल एजेंसीज जिसको आप कहेंगे, जिसको हिंदी में आप कहेंगे परितोष अभिकरण, ऐसी एजेंसीज बनाई गई हैं, एस्टैब्लिश की गई हैं, जिनसे कंज्यूमर को राहत दी जाती है, रेड्रेस दिया जाता है। तो उनमें क्या क्या है? फर्स्ट इज कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम टू बी नोन एज डिस्ट्रिक्ट फोरम। फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट फोरम जिसको कहा जाएगा, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे जिला फोरम, नंबर 1। नंबर 2 जो होएगा वो है कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन टू बी नोन एज द स्टेट कमीशन, जिसको राज्य आयोग कहा जाता है। नंबर 2 पे राज्य आयोग होता है और नंबर 3 पे होता है नेशनल एंड कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, जिसको कि नेशनल कमीशन कहा जाता है, जिसको आप राष्ट्रीय आयोग कहेंगे। तो ये 3 रेड्रेसल एजेंसीज बनाई गई हैं जिसके तहत आपको रेड्रेस दिलाया जाता है। अब बहुत इजी सा ये एक है जिसको आपको सिर्फ एक रीडिंग लगानी होती है। तो एक हम क्विक लुक लेंगे इसका, कि हम ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको बस एक रीडिंग ही लगाना होता है। तो मैंने एक आपके लिए एक खाका सा लाई हूँ मैं, कि ये बहुत कोई हार्ड नहीं है। बच्चों को, मेरी क्लास में बच्चे जो हैं उनको लगता है कि मैम 4th यूनिट जो है उसमें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है पूरा, पता नहीं क्या है। तो वो पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम का बताने लायक कुछ भी नहीं है, मतलब समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं एक रीड ही लगाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि अगर स्टेट कमीशन का आ गया या ज़िला फोरम आ गया, या जैसे मैंने आपको इसका स्टार्ट बताया है सारा, कि कैसे आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन का समझाना बताना है, वो बता के आप, अगर स्टेट कमीशन आ गया तो मैं आपको एक क्विक लुक देती हूँ कि कैसे आपको स्टेट कमीशन के बारे में, या ये जो फर्स्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट ज़िला फोरम के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो उसी तरीके से आप स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन भी कर पाएंगे। तो फर्स्ट इसमें जो हम करेंगे, ज़िला फोरम देखने जा रहे हैं हम, डिस्ट्रिक्ट फोरम देखने जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट जो कॉम्पोजिशन आपको बताया जाए, कॉम्पोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम आपको बता, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है गठन, गठन का मतलब होता है कि इसमें कौन कौन होंगे। तो सेक्शन 10 जो है इसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आप पढ़ेंगे, तो उसमें सेक्शन 10 में ये बताया गया है कि ज़िला फोरम का, डिस्ट्रिक्ट फोरम का गठन कैसे होगा। तो गठन का मतलब होता है कि इसमें कौन कौन सदस्य होंगे, कौन कौन मेंबर होंगे, कि इसका कॉम्पोजिशन कैसे होगा। तो इसमें एक प्रेसिडेंट होता है जो कि किस लेवल का होता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, जो डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का होता है। तो एक प्रेसिडेंट होगा और 2 इसके अदर मेंबर्स होते हैं। तो ये आपको सेक्शन 10 में बताया गया है। और 10(1)(a)
10(1)(a) में आपको बताया गया कि मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट की किस तरीके से इसका अपॉइंटमेंट होगा, वो मेंशन किया गया है सेक्शन 10(1)(a) में। और उसकी टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, टर्म का मतलब होता है कि कितनी टर्म की उसका मतलब उसका जो प्रेसिडेंट है, जो वहाँ का अध्यक्ष है, उसका टर्म पीरियड कितना होगा, उसका ड्यूरेशन कितना होगा, वो सब बताया गया। और सैलरी उसकी मेंशन की गई है 10(2) में, सेक्शन 10(2) में बताया गया है। तो टर्म ऑफ ऑफिस एंड सैलरी वगैरह, उसकी जो भी सैलरी होगी उसके बारे में बताया गया। और उसके बाद सेक्शन 11 आएगा आपका, जिसमें ये बताया जाएगा कि उसका जो ज़िला फोरम है उसका उसका ज्यूरिसडिक्शन बताया गया है कि कब आप कितनी चीज़ खरीदेंगे, या आपका कितना, जैसे आप 20 लाख उसका लिमिट है, 20 लाख तक की आप कोई चीज़ खरीदेंगे, उसमें आपको कुछ परेशानी हो गई, या आपने 20 लाख रुपए तक की जो सेवाएं ली हैं अगर किसी कहीं से, तो उसमें अगर कुछ परेशानी हो गई तो आप कहाँ शिकायत दर्ज कराएंगे, आप ज़िला फोरम में शिकायत दर्ज कराएंगे। 20 लाख तक का इसका पिक्यूनरी जो ज्यूरिसडिक्शन है, पिक्यूनरी को कहेंगे आप आर्थिक क्षेत्राधिकार, जो इसका है 20 लाख तक का है। तो टेरिटोरियल जो अब इसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होगा 11(2) में आपको इसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बताया गया कि इसमें ये बताएंगे आप कि कंप्लेंट कहाँ पर इंस्टीट्यूट की जाएगी, किस क्षेत्र में आपको अगर कुछ परेशानी हो गई है किसी चीज़ को खरीदने के बाद, तो आप कहाँ पर जो शिकायत है वो दर्ज कराएंगे। तो नंबर 1 11(2) में ये बताया गया है कि कहाँ पर आप द कंप्लेंट शेल बी इंस्टीट्यूटेड वेयर, कहाँ, तो नंबर 1 कहाँ करेंगे, 11(2), इसका सेक्शन 11(2) है, 11 ब्रैकेट में 2 लिखेंगे आप। तो ये कह रहे हैं कि जो जहाँ पर कहाँ करेंगे आप इंस्टीट्यूट, इसकी शिकायत दर्ज कहाँ करेंगे, जहाँ पर द ऑपोजिट पार्टी एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कंप्लेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरीली रिसाइड, जहाँ पर ऑपोजिट पार्टी जिसके खिलाफ, जैसे मैंने जिस दुकान से, जिसका बिल है मेरे पास, मैंने ये घड़ी खरीदी, ये ख़राब निकल गई, तो जो वो दुकान है वो वहाँ जो शॉपकीपर है वो जहाँ रहता है, एक्चुअली जहाँ रहता है वॉलंटरीली अपनी इच्छा से जहाँ वो रहता है, वहाँ पर या तो दर्ज कराएंगे आप, या फिर नंबर 2 और द कॉज ऑफ एक्शन जहाँ अराइज होता है, कॉज ऑफ एक्शन होली या पार्ट अराइज, मतलब पूरी तरीके से या पार्टली, जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। कॉज ऑफ एक्शन वाद हेतुक, वाद का हेतु, क्यों आप वाद संस्थित कर रहे हैं, वो होता है कॉज ऑफ एक्शन, वाद का हेतु, तो आप वहाँ पर करेंगे जहाँ पर वाद हेतुक उत्पन्न अराइज हुआ है। इसके बाद सेक्शन 12 आएगा। सेक्शन 12 ब्रैकेट 1 में ये कह रहे हैं कि कौन फाइल करेगा कंप्लेंट, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। तो नंबर 1 कौन फाइल करेगा कंप्लेंट, जो उपभोक्ता जिससे कि माल बेचा गया है, द कंज्यूमर टू होम सच गुड्स आर सोल्ड, जैसे मुझे बेचा गया है तो मैं करूंगी फाइल, नंबर 1। नंबर 2 एनी रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई भी ऐसी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संस्थान कर सकता है कंप्लेंट, मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संस्थान कर सकता है, जो कि एक संस्थान बने होते हैं, एसोसिएशंस कंज्यूमर की अगर कोई बनी हुई है तो वो भी कर सकती है, नंबर 2। नंबर 3 जहाँ बहुत सारे अगर उपभोग करने वाले लोग हों, उपभोक्ता बहुत सारे नंबर में हो, तो उनके बिहाफ पर कोई एक कर सकता है अगर जिला फोरम से परमिशन आपको मिल गई है तो। वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स द सेम हैविंग सेम इंटरेस्ट, कंप्लेंट में बी फाइल्ड बाय वन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल विद द परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, उन सबके बिहाफ पर एक भी कर सकता है। या फिर लास्टली राज्य या केंद्र सरकार द्वारा भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, कंप्लेंट में बी फाइल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये आपके सेक्शन 12 ब्रैकेट 1 में बताया गया है। अब आ जाइए सेक्शन 12(2) ब्रैकेट 2 में, वो कह रहा है कि कोर्ट फीस, मतलब 12(2) में कोर्ट की फीस बताई गई है, जो कि 2002 से पहले होती नहीं थी। 2002 में इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था। आफ्टर देन एक लीनियंट सी कोर्ट फी लगती है जब आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जाते हैं, तो वहाँ पर 12(2) में वो फीस के बारे में बताया गया है। उसके बाद 12(3) पे आ जाइए।
12(3) जो है उसमें ये कहा गया है कि एडमिसिबिलिटी ऑफ द कंप्लेंट, इसमें बताया गया है कि जब आपने एक कंप्लेंट दाखिल की है, संस्थित की है, तो जो उस मतलब आपके शिकायत के ऊपर विद इन 21 डेज, 21 दिन के अंदर उसको या तो एडमिट करना पड़ेगा, या तो उसे एडमिट हो जाएगी वो, या फिर उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। अगर उसको एडमिट कर लिया गया है तो मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी आगे, लेकिन अगर उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो तब क्या होगा, आपको यू हैव टू, इफ़ देयर विल बी रिजेक्शन, अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं, द कंप्लेनेंट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड विद एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन हिज केस। तो उसको सुने बिना आप उसको रिफ्यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आपको लगा कि इसमें कुछ खास बात नहीं है तो आप इसको रिफ्यूज़ करने जा रहे हैं, तो आपको एक मौका कंप्लेनेंट को देना होगा, आप उसको सुनकर ही उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ये आपको 12(2) में बताया गया है। उसके बाद आ जाइए सेक्शन 13 आपका आ जाता है। सेक्शन 13 में है प्रोसीजर, वो तरीका, मेथड, जबकि एडमिशन हो जाता है आपका कंप्लेंट का, जब आपकी कंप्लेंट एडमिट होती है तो क्या होगा उसके बाद, वो आपके सेक्शन 13 में बताया गया है। ये कहते हैं कि सेक्शन 13 में ये बताया गया कि द डिस्ट्रिक्ट फोरम रेफर अ कॉपी टू कंप्लेंट टू द ऑपोजिट पार्टी विद इन 21 डेज। 21, जब आपकी एडमिट हो गई कंप्लेंट, तो जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट करी है उस ऑपोजिट पार्टी को विद इन 21 डेज, 21 दिनों के अंदर उसको उसकी कॉपी दी जाती है कि आपके खिलाफ ये शिकायत आई है, और उसको ये कहा जाता है, उसको ये डायरेक्ट किया जाता है, डायरेक्टिंग हिम टू गिव हिम वर्जन ऑफ द केस विद इन 30 डेज। उसको 30 दिनों के अंदर ये कहा जाता है कि आप इसका जवाब दीजिए। अगर नंबर 1 उसको 30 दिन का टाइम दिया जाता है, अगर वो 30 दिन के अंदर नहीं ऐसा करता है, नहीं आता है या नहीं प्रेजेंट होता है, तो आप उसको इफ़ ऑपोजिट, एक पक्षीय, उसको एक्स पार्टी डिसीजन आप उसको दे देंगे, ऑर्डर दे देंगे। मतलब एक एक्स पार्टी मतलब आप उसको एक पक्षीय, उसको बुलाए बिना ही, उसके आए बिना ही आप उसके बारे में ऑर्डर कर सकते हैं आगे। उसके बाद ये कह रहे हैं नंबर 3 पे, ये कहते हैं एन एंडिवर शेल बी मेड टू डिसाइड द कंप्लेंट विद इन, ये कहते हैं कि 3 महीने के अंदर आपको उस शिकायत पर डिसीजन देना होता है। मतलब ये कि जैसे मैंने आपको आगे कहा कि ये सिविल केस से कॉन्ट्रेरी है, उल्टा है, और इसमें बहुत जल्दी डिसीजन हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि विद इन 3 मंथ्स टाइम दिया जाता है, कि 3 महीने के अंदर अंदर इसे डिसाइड कर दिया जाएगा। और नंबर 4, नो एडजॉर्नमेंट शैल बी ऑर्डिनरी अलाउड। इसमें ऑर्डिनरी मतलब आमतौर पर जो एडजॉर्नमेंट्स होते हैं, जो स्थगन होता है, वो नहीं दिया जाता, और विद इन 3 मंथ्स आपका केस डिसाइड कर दिया जाता है। अब आ जाइए सेक्शन 14 पर। इसमें सेक्शन 14 में ये बताया गया है कि अगर आरोप साबित हो जाता है, अगर ऑपोजिट पार्टी पर आरोप साबित हो गया है, तो क्या होगा। If the section 14, if the allegation are proved, opposite party has to follow things stated in section 14(1). 14(1) में वो बातें बताई गई हैं कि अगर आप पर या ऑपोजिट पार्टी पर डिसाइड हो, प्रूव हो गया कि इसकी गलती है और इसने गलत काम किया है, तो क्या होगा। नंबर 1, टू रिमूव द डिफेक्ट। अगर उसमें कुछ डिफेक्ट, जैसे मैंने ये कपड़ा खरीदा या कुछ भी खरीदा, रिस्ट वॉच खरीदी, अगर उसमें कुछ खराबी थी तो उसको फर्स्टली कहा जाएगा कि आप इसके उसको रिमूव करें, मतलब इसकी जो खराबी है, इसमें जो डिफेक्ट है, उसको रिमूव करें, उसे हटाएं। नंबर 1। नंबर 2, टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड। अगर अगर जो व्यापार किया जा रहा है वो अनफेयर है, कुछ सही नहीं है, गलत है, तो उसको सही करने के लिए कहा जाता है कि उसको डिसकंटिन्यू करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद आ जाइए, वो कहते हैं कि नॉट टू ऑफर द हैजर्डस गुड्स फॉर सेल। अगर जो चीज़ें जिसके बारे में मैंने कंप्लेंट किया है, अगर वो हैजर्डस को बोलेंगे आप, एक ख़तरनाक चीज़ें हैं, तो क्या किया जाएगा, नॉट टू ऑफर, वो बाज़ार में नहीं जाएंगी, उसको ऑफ़र नहीं किया जाएगा, सेल करने के लिए ऑफ़र नहीं किया जाएगा। नंबर 3। नंबर 4, अगर वो कर दी गई हैं, ऐसे जा चुकी हैं, तो क्या होगा, विड्रॉ हैजर्डस गुड्स फ्रॉम सेल। उसको विड्रॉ कर दिया जाएगा। अगर वो खतरनाक चीज़ें जा चुकी हैं सेल के लिए, बेचने के लिए, बिकने के लिए जा चुकी हैं, तो उसको उठा लिया जाएगा, विड्रॉ कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्या किया जाएगा, टू सीज मैन्युफैक्चर ऑफ हैजर्डस गुड्स। अगर
उसका मैन्युफैक्चर हो रहा है, अभी भी उसका उत्पादन हो रहा है ऐसी खतरनाक चीज़ों का, तो उसको सीज कर दिया जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। और क्या किया जा सकता है और क्या किया जाएगा? द ऑपोजिट पार्टी मे बी रिक्वायर्ड टू पे सच सम ऑफ मनी टू ग्रीवेंस पार्टी। जो ऑपोजिट पार्टी है उसको ये ऑर्डर किया जाएगा कि आप जो ग्रीवेंस पार्टी है, जो पीड़ित पक्ष है, उसको सम ऑफ मनी दें, उसको पैसे का नुकसानी पैसे के द्वारा करें। और क्या होगा? टू इशू करेक्ट एडवर्टीजमेंट इन प्लेस ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अगर मिसलीड किया जा रहा है, कुछ गलत तरफ ले जाया जा रहा है, मिसलीड करना, कुछ गलत दिखाकर एडवर्टीजमेंट में जो विज्ञापन होते हैं उनमें कुछ अगर मिसलीड किया जा रहा है कंज्यूमर को, तो उसे उसको रोककर, उस एडवर्टीजमेंट को रोककर करेक्ट सही विज्ञापन देने के लिए भी ऑर्डर किया जा सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ज़िला फोरम। जो हम कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट फोरम जो था उसके बारे में हमने पूरा देखा, जो सेक्शन आपके 14 तक होता है। इसके बाद सेक्शन 16 में स्टेट कमीशन बताया गया है, जो भी सेम है, उसमें भी कॉम्पोजिशन कैसे है, उसका टर्म कंडीशन सब कुछ यही बताया जाता है। तो आप उसका एक रीडिंग लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद सेक्शन 16 में जो बताया गया, और सेक्शन 20 में आपका नेशनल कमीशन बताया गया है, राष्ट्रीय आयोग के बारे में बताया गया है कि उसका पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन कितना होगा, कितने लाख तक के अगर होंगे तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको मोटा मोटा बताई देती हूँ, 2002 के बाद जो पिक्यूनरी जो आर्थिक क्षेत्राधिकार है वो आपको बताती हूँ मैं। आफ्टर सीपी अमेंडमेंट एक्ट 2002 द पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन आर्थिक क्षेत्राधिकार ऑफ द अबव सेड फोरम इज एज अंडर। डिस्ट्रिक्ट फोरम अप टू 20 लाख, जो आपको अभी मैंने बताया कि 20 लाख तक की खरीद आप करेंगे या 20 लाख तक की सेवाएं आप लेते हैं तो वो आप जिला फोरम में जाएंगे। स्टेट कमीशन में आप कब जाएंगे? अबव ₹20 लाख एंड बिलो ₹1 करोड़। अगर आप 20 लाख तक से ज़्यादा का कुछ खरीदते हैं या 1 करोड़ रुपए से कम तक का कुछ खरीदते हैं तो आप जाएंगे स्टेट कमीशन में, राज्य आयोग में। और अगर आप नेशनल कमीशन में कब जाएंगे, राष्ट्रीय आयोग में कब जाएंगे? जब आप खरीदेंगे अबव ₹1 करोड़। अगर 1 करोड़ से ऊपर का कुछ खरीदते हैं और उसमें कुछ आपको डिफेक्ट है या कुछ परेशानी है, या 1 करोड़ से ऊपर की आपने कोई सेवाएं ली हैं और उसमें कुछ डिफेक्ट या परेशानी है, तो आप कहाँ जाएंगे? नेशनल कमीशन में जाएंगे। आफ्टर अमेंडमेंट जो हुआ है 2002 का, उसके बाद ये पिक्यूनरी या आर्थिक क्षेत्राधिकार ये डिसाइड किया गया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हम ये आज देखा हमने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके।